हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज का मेरा टॉपिक है बोर्ड परीक्षा 2025 केमिस्ट्री क्लास 10th सिलेबस के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। ये देखिए आपका सिलेबस है। आपके जो केमिस्ट्री 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें आपको किस चैप्टर को पढ़ना है उसके बारे में ये सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है, टॉपिक्स हैं। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर का नाम आपका क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, हमने क्या किया, जैसे कि अभिकारक अणु ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो उत्पाद बनाने की क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभिकारक अणु क्या होते हैं? हमने क्या किया, हमने एक मैग्नीशियम की छड़ को लिया। किसको लिया? एक मैग्नीशियम की छड़ थी। मैग्नीशियम जिसको हम क्या बोलते हैं? Mg। मैग्नीशियम की जो छड़ थी उसको हमने वायु की उपस्थिति में, वायु को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? O2। मैग्नीशियम की छड़ को वायु की उपस्थिति में क्या किया? इसको गर्म किया। इसको हमने गर्म किया या इसको हमने जलाया। तो जलाने पर आपने क्या देखा, जो मैग्नीशियम की जो ये छड़ थी यह किस में बदल गई? यह एक पाउडर में बदल गई। कैसा था? आपका व्हाइट रंग का एक पाउडर था, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सफेद रंग का एक पाउडर था। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला कि मैग्नीशियम की आपकी जो छड़ थी वो वायु की उपस्थिति में उसको हमने जलाया। तो जलाने के बाद वो एक पाउडर के रूप में बन गई। जो ये आपका नया पाउडर, जो पाउडर निकल के आया, ये क्या है? आपकी किसी नई चीज का निर्माण हुआ। नई चीज का निर्माण हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे हम इसे? उत्पाद। और इसमें आपने देखा कि हमने जो अभिक्रिया कराई थी जिसको हमने बोला अभिकारक अणु, और अभिक्रिया किसने की थी? आपकी जो मैग्नीशियम की छड़ थी, और उसने किसके साथ की थी? वायु की उपस्थिति में उसको जलाया गया। तो मैग्नीशियम ने वायु के साथ कार्य किया, तो ये आपका क्या हो गया? अभिकारक अणु। अभिकारक अणु। मैंने आपको क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? मैंने बोला जो अभिकारक अणु होते हैं, अभिकारक अणु जब मिलते हैं तो मिलने के बाद में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उस पदार्थ को हम बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद बनाने की जो क्रिया होती है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें था जैसे कि आप खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं, आपके शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस हम किस तरीके से ले सकते हैं? तो जो पाचन क्रिया, हमने पाचन क्रिया की या सांस ली, तो इस तरीके की जो हमारे अंदर जो आंतरिक कार्य होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में चल रही हैं। इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि सेब को आपने लिया और सेब को आपने पीसेस में काट दिया। काटने के बाद में आपने देखा कि सेब को हमने कुछ समय के लिए रख दिया। रखने के बाद में उसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो उसमें ब्राउन कलर क्यों हुआ? तो उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई? तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो अभिक्रिया हुई वो रासायनिक अभिक्रिया हुई। कैसे हुई? क्योंकि आपने देखा जो उसमें एक केमिकल होता है, उसमें भी आपका जो सेब होता है उसमें भी केमिकल पाया जाता है, और वो वायु के संपर्क में आ जाता है। वायु के संपर्क में आने पर कौन सी अभिक्रिया हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? मैंने आपको बता दिया। मैंने बोला कि आपकी मैग्नीशियम की कोई छड़ थी, उसको हमने वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई, तो ये दोनों आपके हो गए अभिकारक अणु। जिससे मैग्नीशियम की छड़ को हमने जलाया, तो जलाने पर वो एक पाउडर के रूप में बन गया, जिसे हमने क्या बोला? जो आपका पाउडर था वो था उत्पाद, जिसको हमने क्या बोला? जिसे हमने बोल दिया उत्पाद। और ये आपका सफेद रंग का पाउडर, एक नई चीज का निर्माण हुआ, तो नई चीज आपकी क्या हो गई? उत्पाद हो गई। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण में हमने ये बोला कि इसे हम किसी प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि Mg है, Mg को हमने किसके साथ? Mg हम बोलते हैं मैग्नीशियम को, इसको हमने
O2 से वायु से क्रिया कराई, वायु से क्रिया करने के बाद में आपका क्या बना, आपका MgO बना। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए आपकी जो ये रिएक्शन है क्या संतुलित है या नहीं है। आपकी जो ये रिएक्शन है ये संतुलित नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि रिएक्शन को संतुलित कैसे किया जाए। मैग्नीशियम के यहाँ कितने अणु हैं, एक अणु है, और यहाँ देखिए तीर के इधर यहाँ पर भी एक अणु है। अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन के यहाँ कितने अणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु हैं अभिकारक अणु की तरफ, और यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो हम इसे संतुलित करेंगे। हम क्या, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें आगे, ठीक है, और हम क्या करें 2 अगर हम यहाँ लगा दें, क्या आपकी जो अभिक्रिया है वो संतुलित हुई या नहीं हुई। यहाँ देखिए मैग्नीशियम के 2 अणु हो गए, तीर के इधर हमने देखा तो मैग्नीशियम के 2 अणु हो गए, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 2 अणु हैं, और ऑक्सीजन के अगर हम यहाँ बात करें तो ये आगे वाला जो 2 होता है वो पीछे वाले सभी का होता है। तो इस वाले ऑक्सीजन के भी कितने अणु हुए, 2 अणु हुए। तो मैग्नीशियम ने वायु के साथ क्रिया की, तो ये दोनों मैंने आपको बता ही दिया है कि ये दोनों अभिकारक अणु हैं, जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, जिससे आपको पता चल गया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं या रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अगर अभिकारक अणु से किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक समीकरण में मैंने आपको बता दिया कि इनको एक प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शा देना। जैसे मैग्नीशियम को हम Mg से बोलते हैं, ठीक है, आपकी जो ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, उसको हम O2 से दिखाते हैं। तो ये जो क्या हो गए, ये इनके प्रतीक चिन्ह हो गए, जिसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है कि पाचन क्रिया क्या होती है। जो अंगूर होते हैं, अंगूरों का किण्वन कैसे, जैसे अंगूर जो होते हैं उनको सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, जिससे आपके अल्कोहल का निर्माण होता है। अंगूरों का किण्वन कैसे किया जाता है। आपके शरीर में आप जैसे सब्जियां वगैरह होती है, सब्जियों को किस तरीके से पकाया जाता है, आपके शरीर का पाचन कैसा किस तरीके से होता है, आप सांस किस तरीके से लेते हैं, इस सारी जो क्रियाएं होती हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होती हैं। ये आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं। इसमें भौतिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंजेस, और रासायनिक परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अब आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है एसिड के बारे में। सेकंड चैप्टर आपका क्या है, एसिड। अब एसिड क्या होता है, तो एसिड में आप ये देख सकते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपका सेकंड चैप्टर है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे अम्ल क्या होता है, हमने बोला कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+। H को हम क्या बोलते हैं, H को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको हम बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। और अम्ल की पहचान के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर हम लिटमस पेपर के प्रति, किसके लिए, लिटमस पेपर के प्रति अगर इसके व्यवहार की बात करें, अगर आपका कोई भी अम्ल हुआ तो वो लिटमस पेपर पर डालने पर कैसा कलर हो जाता है, उसका कलर हो जाता है लाल। कैसा हो जाता है, लाल। लिटमस पेपर के बारे में आप जानते ही होंगे, मार्केट में मिल जाता है। जैसे बैंकों में ज्यादातर लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। लिटमस पेपर जैसे हम लिखने के लिए उसके नीचे प्रिंट किया जाता है तो वो प्रिंट हो जाता है, तो वो क्या है, लिटमस पेपर होता है। इस तरीके का लिटमस पेपर क्या करता है, अगर उसके प्रति, लिटमस पेपर आपका नीले रंग का होता है, अगर इसके प्रति व्यवहार की बात करें तो जो अम्ल होता है उसमें, और अम्ल आपके स्वाद में कैसे होते हैं, तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में आपके होते हैं खट्टे। कैसे होते हैं स्वाद में, स्वाद में अम्ल आपके होते हैं खट्टे। और ये लिटमस पेपर पर डालने पर कैसा हो जाता है, इसका कलर लाल हो जाता है। जैसे कि आपने क्या किया, जैसे आपने किसी के, मतलब किसी को पहचाना है कि ये आपका अम्ल है या क्षार है, तो आप उसको टेस्ट तो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सारे आप केमिकल्स को टेस्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे और लिटमस पेपर पर हमने उसके मतलब बूंदों को डाल दिया। डालने पर अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो आप पहचान लेंगे ये आपका अम्ल है। अब आप देख सकते हैं कि क्षार क्या होता है, तो हम कह सकते हैं जो OH, जिसमें OH- आयन होता है, OH- को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोक्सिल आयन होता है, उसको हम बोलते हैं क्षार। अब क्षार में क्या होता है, क्षार के, अगर क्षार के बारे में बात करें तो ये स्वाद में होता है कैसा, कसेला। जो क्षार होते हैं ये स्वाद में होते हैं कसेले। कसेले का मतलब होता है जो कड़वा होता है, ये क्षार आपका स्वाद में होता है कड़वा।
अगर हम इसकी लिटमस पेपर के प्रति अगर इसके व्यवहार के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपका जो ये क्षार का लिटमस पेपर के प्रति अगर व्यवहार के बारे में बात करें तो ये कैसा कलर हो जाता है लिटमस पेपर पर। अगर हम जैसे करेले का जूस हमने उसमें लिटमस पेपर पर डाल दिया तो उसका जो कलर होता है वो नीला हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? नीला कलर हो जाता है, जिससे हम ये कह देंगे कि आपका क्षार है। ठीक है। अगर हम लवण के बारे में बात करें कि लवण आपका क्या होता है, सॉल्ट आपका क्या होता है, जब हम अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो मिलाने पर क्या बनता है, आपका लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है। तो जो आपका लवण अम्ल और क्षार के मिलाने पर क्या बनता है, आपका लवण, दोनों को मिला दिया जाता है जिससे आपका लवण बन जाता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है कि आपने सुना होगा कि आपके 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अम्ल और क्षार की अवधारणा दी थी। अवधारणा का मतलब होता है परिभाषा। जैसे कि आपके आर्हेनियस थे, जिसको हम बोलते हैं आर्हेनियस। ठीक है। आर्हेनियस एक ही बात है, वैज्ञानिक थे। उन्होंने अम्ल के बारे में क्या बोला था और क्षार के बारे में क्या बोला था, उनके बारे में पढ़ना है। ब्राउनस्टेट लोरी अवधारणा थी। ब्राउनस्टेट लोरी एक साइंटिस्ट थे जिसको हम बोलते हैं आधुनिक अवधारणा। उन्होंने बताया था कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, उसको परिभाषित किया था। उसके बाद में आपके आए थे लुईस, वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल बोलते हैं और लुईस क्षार बोलते हैं। इनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। और लवण के बारे में पढ़ना है कि लवण का वर्गीकरण क्या होता है, लवण आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज आपको 2nd चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है। आपका जो 3rd चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो आपकी धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। धातु, जैसे कि धातुएं क्या होती हैं आपके जितने, जैसे कि आपका जो Au है, Au हम क्या बोलते हैं, Au पर प्लस का चार्ज होता है और ये आपका क्या है, गोल्ड है। जो आपका सोना होता है उसका सूत्र है Au। इस पर क्या चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि हम अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर -2 होता है, ये होता है कॉपर पर। ठीक है। अगर हम इसमें धातु और अधातुओं के बारे में बात करें तो जो धातुएं होती हैं, धातुएं आपकी कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। धातुएं आपकी पॉजिटिव होती हैं ज़्यादातर, और जो अधातुएं होती हैं वो आपकी होती हैं नेगेटिव। कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि जिस पर प्लस का चार्ज होता है वो आपकी धातुएं होती हैं और जिस पर माइनस का चार्ज होता है वो आपकी अधातुएं होती है। इनके बारे में आपको पढ़ना है कि धातु क्या होती हैं और अधातु क्या होती है। धातुएं होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की कोशिश करती है, उसको हम बोलते हैं धातु। और अधातु क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की कोशिश करती है, उसको हम बोलते हैं अधातु। धातु है धातु, अधातु, उपधातु, खनिज, लवण, इस तरीके की बहुत सारी हेडिंग्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। अब आपका जो 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर आपका क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मतलब कार्बन एवं उनके यौगिक, ये आपका 4th चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है कार्बन के बारे में। किसके बारे में, कार्बन क्या होता है, कार्बन के यौगिक क्या होते हैं। तो हम ये बोल देते हैं जो कार्बन होता है उसको हम C से दिखाते हैं। C आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं कार्बन, कि कार्बन इसमें क्या होता है और उनके यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक श्रृंखला क्या होती है। इसमें आपको IUPAC नाम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है कि कार्बन क्या है। और कार्बन के जैसे IUPAC मैंने नाम के बारे में बोला, अब IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम इसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। इसको बोला जाता है हिंदी में शुद्ध एवं विशुद्ध रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। ये आपको इसी में पढ़ना है कि IUPAC क्या होती है। ठीक है। अब हमारा जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में आपका क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम बोलते हैं तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण। अब तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण क्या होता है, तो इसमें हमें पढ़ना है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण क्या था। तो मेंडलीफ वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। उसके बाद में उसमें कुछ सुधार किया गया था जिससे एक नई सारणी का निर्माण हुआ था, जिसे हम बोलते हैं आधुनिक सारणी, पीरियोडिक टेबल। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी में ही पढ़नी है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, और जो उसके बाद में नई
आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी उसके बारे में आपको, ये आपका 5 चैप्टर है, इसमें पढ़ना है। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर मैंने बोला कि ये है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन, इसे हम बोलते हैं परिचय। अब इंट्रोडक्शन में क्या था, आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर घटित निम्नलिखित दैनिक परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। हम अपने चारों ओर जो दैनिक परिस्थितियां होती हैं, हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम उनको दैनिक परिस्थितियों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके की क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। और विचार कीजिए, और हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या होता है जब, जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा जब गर्मियां होती है तो गर्मियों में आप क्या करते हैं, गर्मियों में आपका जो दूध होता है, दूध को आप बॉयल करते हो, गर्म करते हो, तो आप क्या कर देते हो, उसकी प्लेट को हटाकर साइड में रख देते हो जब कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है तब। इससे आपका क्या हो, आप क्यों करते हो ऐसा, इसलिए करते हो जिससे कि आपका जो दूध है वो फट ना जाए, ठीक है। तो ये गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देना, जिससे जो आपका जो दूध होता है वो वायु के संपर्क में आता है और जिससे वो खराब नहीं होता है, ठीक है। आपका सेकंड क्या है, लोहे के बर्तन, कढ़ाई। जैसे आपका लोहे का बर्तन है, लोहे के बर्तन में हम कढ़ाई की बात करें, या आपका जो तवा होता है या तसला होता है या कील होती है, उसको नमी युक्त वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। मतलब आपकी कढ़ाई है, तवा है, कील है, तो हम उसको ऐसे वातावरण में रखते हैं जहां नमी ना हो। नमी क्यों ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोहे की जब वस्तुएं होती हैं, अगर हम उसको नमी के संपर्क में रखें, जैसे जल के संपर्क में रखें या वायु के संपर्क में रखें, तो उस पर जंग आने लगती है। क्या आने लगती है, जंग आने लगती है। तो हम ऐसे वातावरण में रखते हैं कि यहाँ पर जल ना हो और यहाँ पर नमी ना हो, ऐसे वातावरण में रखते हैं जिससे इन पर जंग ना आए। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो अंगूरों का किण्वन जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है। जैसे आपने अंगूर की बात करें तो अंगूरों को क्या किया जाता है, अंगूरों को हम सड़ाते हैं, गलाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, अंगूरों का किया जा रहा है अपघटन, ठीक है। जिससे हम शराब का निर्माण करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, अंगूरों का किण्वन, अंगूरों को सड़ाया जाता है जिससे आपकी एल्कोहल बनती है, शराब बनती है, ठीक है। भोजन पकाया जाता है। आपने देखा होगा कि आप सभी सब्जियों को ऐसे ही कच्चा नहीं खा सकते, आप उसको पकाकर खाते हैं। तो ये किस तरीके की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो भोजन को पका के खाना, ठीक है। आपका है हमारे शरीर में भोजन का पचाना। आपने देखा होगा जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं, आंतरिक क्रियाओं का मतलब आप क्या करते हो, आपने भोजन को खाया, जैसे आलू खाए या चावल खाए, तो वो हमारे शरीर में जाने के बाद में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में टूट जाते हैं, जिससे वो और टूटने के बाद में आपके ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज से वह आपके शरीर की नसों में जाता है, जिससे हमारी श्वसन क्रिया भी अच्छी हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। उसके बाद में आपका है सांस लेते हैं। आप सांस किसके द्वारा दे रहे हैं, जब आपके अंदर आपके शरीर में एनर्जी, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा पर्याप्त है तभी तो आप सांस ले रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक परिवर्तन के दौरान की जाती हैं। ये देखिए रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, दो। आपकी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका भौतिक परिवर्तन और सेकंड है आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में हम बोल रहे हैं कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि आपने क्या किया, एग्जाम्पल फॉर, आपने कागज लिया, कागज को दो भागों में
फाड़ दिया। फाड़ने के बाद में आपने ये देखा कि कागज से कोई नया कागज बन गया या कागज से किसी नई चीज का निर्माण हुआ, नहीं हुआ ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उससे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका अगर रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस की बात करें तो केमिकल चेंज में देखा जाए तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है। जैसे कि नया पदार्थ आपका क्या हो सकता है जिसका हम निर्माण कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो दूध का दही बनना, मतलब आपका जो दूध होता है, दूध में लैक्टोबैसिलस नाम जीवाणु पाया जाता है जिससे वो क्या बन जाता है, जिससे वो दही बन जाता है। ठीक है, तो दूध का दही बनना, तो इस तरीके से दूध, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि दही से दूध बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दूध से दही बनना, किसी नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो ये आपका जो नया पदार्थ है इसको हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं, जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं, ये दोनों दिशाओं में चलते हैं। भौतिक परिवर्तन आपके दोनों दिशाओं में चलते हैं। जैसे दोनों दिशाओं की बात की जाए, आपने क्या किया, आपने बर्फ है, ठीक है, बर्फ को आपने क्या किया, बर्फ को आपने फ्रीजर में, जैसे कि जल है, आपने क्या किया, जल लिया, जल को आपने फ्रीजर में रखा, फ्रीजर में रखने के बाद में वो क्या बन गया, बर्फ बन गया। ठीक है, तो बर्फ अगर हम उसको बाहर निकाल लें, बाहर निकालने के बाद में अगर उसे कमरे के टेम्परेचर रख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, कमरे के टेम्परेचर पर जल बन जाता है। उस जल को अगर हम चाहें तो दोबारा बर्फ बना सकते हैं। मतलब जल आपका एक ही था, उसको हमने बार बार क्रिया कराई, तो इस तरीके की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। तो जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं वो दोनों दिशाओं में चलते हैं। जैसे बर्फ का जल बनना, जल का बर्फ बनना। जैसे आपकी बल्ब है, आपका बल्ब है, आपने क्या किया, जैसे आपने देखा होगा कि बल्ब आप लगा लेते हो, उसको ऑन करते हो और ऑफ करते हो। ठीक है, जो ऑन का काम होता है, आप ऐसा तो नहीं करते जैसे बल्ब है, आपने उसको ऑन किया, वो खराब हो गया, उसके बाद में आपने उसमें दूसरा बल्ब लगाया और फिर चालू फिर कर दिया, ऐसा तो नहीं करते। मतलब एक ही बल्ब को आपने काफ़ी बार यूज़ कर लिया, तो इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं, मतलब एक ही चीज़ को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये आपका फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, और अगर हम, और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसको हम इसे डबल रिवर्सिबल, जो ये निशान है इसके द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, और आपका हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो यह केवल अग्र दिशा में चलती हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, केमिकल चेंजेस, वो अग्र दिशा में ही चलते हैं। अग्र दिशा का मतलब मैंने आपको बोला कि जो दूध होता है, दूध से दही का निर्माण हुआ, मतलब दूध में हमने सहजा लगाया जिससे क्या बन गया, दही बन गया, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि दही से आप दूध बना दें, दही से दूध नहीं बन सकता। तो ये क्या हुआ कि अग्र दिशा का मतलब दूध से दही तो बना पर दही से दूध नहीं बना। तो ये आपके अग्र दिशा में चलते हैं। किस में चलते हैं, अग्र दिशा में चलते हैं। ये पश्चिम दिशा से अग्र दिशा की ओर नहीं चलते। ठीक है, अब आपका जो थर्ड है ये है, ये उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसको हम रिवर्सिबल से दिखाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। ठीक है, यह उत्क्रमणीय होते हैं क्योंकि यह दोनों दिशाओं में चलते हैं। और जो आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय जो होता है उसको हम एरो से दिखाते हैं। ठीक है, मतलब एक बार जो कार्य हो गया वो हो गया। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, कागज लिया, ठीक है, कागज में मैंने बताया था और मैंने आपको और भी एग्जाम्पल दिए थे। आपने क्या किया, जैसे कि सेब लिया और सेब में बहुत सारी क्रिया, आपने सेब लिया, सेब को काटा, काटने के बाद में कुछ समय के लिए रख दिया, तो आपने देखा होगा कि सेब का जो कलर हो जाता है वो ब्राउन हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं सेब में और वो वायु के संपर्क में आने पर उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो इस तरीके का जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय का, इसको हम एक बार जो बन गया वो बन गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बन गया जिसको हमने बोला उत्पाद। तो ये इस तरीके का आपके नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो जो नए पदार्थ का निर्माण होता है हम उसको इस वाले तीर से प्रदर्शित करते हैं, जिससे आपकी जो एक बार अभिक्रिया हो गई वो हो गई। और जो कागज होता है, आपने क्या किया, कागज को जला दिया, जलाने के बाद में वो एक
पाउडर के रूप में बन गया। तो आपका कागज जलने के बाद में एक पाउडर बन गया, तो कुछ नया पदार्थ निकल के आया। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या होता है, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। फोर्थ है, इसमें भौतिक अवस्था, मतलब जो आपका भौतिक फिजिकल चेंज होता है उसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कि ताप, अवस्था, आकार, रंग आदि। जो आपका फिजिकल चेंजेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे ताप है, अवस्था है, आकार है, रंग, इनमें परिवर्तन किया जाता है। भौतिक परिवर्तन, आपने क्या किया, सेब लिया, सेब को आपने काफी पीसेस में काट दिया, तो सेब का क्या बदला, उसका आकार बदला, उसका साइज बदला। तो ये किस तरीके का परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन है। और इसमें पदार्थ के घनत्व के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, इसमें उसके आकार के बारे में, आपका सेब छोटे छोटे पीसेस में कट गया तो ये आपका क्या है, आकार हो गया। उसकी अवस्था चेंजेस हो गई, कहाँ वो एक सेब था, कहाँ वो अलग अलग पीसों में कट गया, तो क्या बदली, उसकी अवस्था ही तो बदल गई। ठीक है। उसके रंग में परिवर्तन हुआ, रंग में अगर आप उसको कुछ समय के लिए रख देते तो रंग भी बदल जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, आपका रासायनिक जो परिवर्तन होता है, इसमें अवस्था में परिवर्तन के साथ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। अवस्था में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो आपकी उसके साथ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मैंने बोला सेब लिया, सेब को हमने काट कर कुछ समय के लिए रख दिया, वो ब्राउन कलर का हो गया, तो उसमें क्या होने लगा, सेब के अंदर जो केमिकल था उसने वायु के साथ क्रिया की, जिससे वो क्या हुआ, उनमें रासायनिक चेंजेस हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें, अगर उसका हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें जैसे भौतिक परिवर्तन आपका क्या है, जैसे बर्फ का पिघलना, आपने देखा होगा कि बर्फ पिघली, पिघलने के बाद में वो क्या बना, जल बना। ठीक है। जल को अगर हम क्या कर दें, फ्रीजर में रख दें, वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है। बर्फ को बाहर निकाले कमरे के टेम्परेचर पर, वो दोबारा जल बन जाएगा। तो बर्फ का पिघलना क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है। फल का काटना, आपने फल को काटा, अलग अलग पीसेस में किया, तो ये इसका आकार बदल गया, तो ये आपका फिजिकल चेंज है। अगर हम सब्जियों के बारे में बात करें तो सब्जियों का काटना, ठीक है, सब्जियों को काटना जिसको हम बोलते हैं चंपिंग। ठीक है। सब्जियों को हमने काटा, सब्जियों को काटने के बाद में तो अलग अलग पीसेस में कन्वर्ट हुई, तो वो आपका क्या है, वो फिजिकल चेंजेस है, सब्जियों का काटना। ठीक है। मोमबत्ती का, यहाँ मोमबत्ती का पिघलना होगा, पिघलना। आपने देखा होगा कि आपकी जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती को आपने क्या किया, मोमबत्ती को जलाया, जलाने के बाद में एक कंडीशन इस तरीके की आ जाती है, वो धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ कर देती है, पिघल जाती है। तो पिघलने के बाद में अगर आप चाहें तो उस मोम को दोबारा इकट्ठा कर कर उसमें सांचे में रख कर, जैसे मोमबत्ती जिससे बनाई जाती है, तो उससे क्या हो जाएगा, दोबारा आपने उसमें धागा डाल दिया तो दोबारा मोमबत्ती नहीं बन सकती, हाँ बन सकती है। ठीक है। तो इस तरीके का जो परिवर्तन है, मोमबत्ती का पिघलना आपका क्या है, ये आपका फिजिकल चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन है। और मैंने आपको बताया था कि बल्ब का ऑन ऑफ करना, आपने एक ही बल्ब को ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, तो इस तरीके की जो क्रिया होती है वो किस तरीके की होती है, ये होती है आपकी भौतिक परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है। अगर हम केमिकल परिवर्तन के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भोजन का पकाना, आपका जो भोजन है, भोजन को हमने क्या किया, पकाया। ठीक है। भोजन पकाया तो उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। भोजन का काटना तो भौतिक परिवर्तन है, और उसको पकाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। आपकी जो सब्जियां हैं, सब्जियों का पकना, आपने क्या किया, सब्जियों को पकाया, तो सब्जियों को पकना क्या हो गया, आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ये है लैक्टोलेटिनस जीवाणु की वजह से दूध का दही में बदल जाना। ठीक है। लैक्टोनेसनस जो जीवाणु था, लैक्टोवेसनस, उसकी वजह से उसका क्या बन जाना, दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना। तो दूध से दही बना, किसी नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो और यह अग्र दिशा में ही होता है। तो इस तरीके की जो एग्जाम्पल होते हैं वो किस में होते हैं, फिजिकल चेंजेस में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन।
यहाँ आप देख सकते हैं केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में। यहाँ आपने देखा कि आपका केमिकल चेंजेस के बारे में अगर आप यहाँ देखें, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, आपने क्या किया, आग को जलाया, ठीक है। आग को जलाने पर क्या हुआ, आपने आग को जलाया, तो आप जब तक उसको खुद से नहीं जलाएंगे तो वो कौन सा चेंज है, आपने उसको जलाया तो जलाने के बाद में ये कौन सा परिवर्तन हो गया, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। आपने देखा, आपने सेब को मतलब सेब को काटा, काटने के बाद में उसका कलर भी चेंजेस हो गया, उसमें कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आया, उसके अंदर जो मतलब रासायनिक जो केमिकल था उसमें आपके वायु की उपस्थिति में आया या किसी संपर्क में आया, संपर्क में आने के बाद कहीं ना कहीं वो खराब होने समय के साथ साथ तो वो उसमें वो सड़ जाता है या खराब हो जाता है, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये आपका कैसा परिवर्तन है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो आपकी ये क्या है, कील है, और इस पर क्या हो रहा है, जो ये कील है, कील पर जो जंग लग जाना, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो किस में होता है, रासायनिक परिवर्तन में होती है। अगर हम अपने शरीर के पाचन की क्रियाओं के बारे में बात करें, हमारा शरीर जो खाने को पचाता है, तो खाने को पचाना, उसके बाद में जिसके कारण आपने भोजन लिया, जिससे आपका खाना पचा मतलब आपने खाया, कार्बोहाइड्रेट में टूटा, ग्लूकोज में टूटा, जिससे वो आपके सांसों की नसों में गया और आप वो सांस आपने अच्छे से लेना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की जो श्वसन क्रिया होती है वो किस में आ जाती है, रासायनिक परिवर्तन में आ जाती है। अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करें तो आपने क्या किया, बर्फ का पिघलना, आपकी आइसक्रीम पिघल गई, आपने देखा है इसमें, आपने क्या किया, बर्फ ली और बर्फ को आपने क्या किया, अगर कमरे के टेम्परेचर पर छोड़ा तो वो पानी बन गई, पानी का हम दोबारा चाहें तो उसको हम बर्फ बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब यहाँ पर आपने पानी लिया, पानी को क्या किया, बॉयल किया, ठीक है। गर्म करने के बाद में अगर आप उसको कुछ समय के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दें तो वो दोबारा उसी अवस्था में आ जाएगा, उसको चाहें तो हम दोबारा बॉयल कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उसको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। आपने क्या किया, चंपिंग की, आपने कोई फल लिया, जैसे कि यहाँ टमाटो ले लिया गया, उसको हमने क्या किया, काटा, तो उसका आकार में परिवर्तन किया गया, आकार बदला, तो जिससे हम क्या कह सकते हैं, ये आपका कौन सा परिवर्तन है, इसको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फिजिकल चेंजेस में मैंने आपको बताया था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। मैंने क्या बोला कि मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती को आपने क्या किया, जलाया, तो मोमबत्ती खुद से तो जल नहीं जाएगी, आप जब तक उसको नहीं जलाएंगे तो मोमबत्ती का जो जलना है वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती के अगर हम पिघलने की बात करें, किसके पिघलने की, तो मोमबत्ती का जो पिघलना है वो कैसा है, फिजिकल चेंजेस है, उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसको दोबारा से मोमबत्ती बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपका क्या है, एप्पल है, ठीक है। आपने यहाँ किया, एप्पल को 2 पीसेस में काटा, काटने के बाद में आपने कुछ समय के लिए उसको रख दिया, रखने के बाद में आपने जी देखा कि इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो इसमें क्या थी, जो रासायनिक अभिक्रिया की गई, किसके, वो वायु के संपर्क में आया, जिससे उसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके का जो परिवर्तन होता है उसको हम किस तरीके का बोल सकते हैं, उसको हम रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। हमने बोला कि बल्ब का जलना, आपका बल्ब कैसा था, इस तरीके का, जैसे ही आपने इसको ऑन किया, ऑफ किया, ठीक है, आपको ऑन करने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखाई दिया, तो ये आपका किस तरीके का परिवर्तन है, इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इसको चाहे तो हम ऑफ भी तो कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम दोबारा ऑन भी तो कर सकते हैं, मतलब एक ही बल्ब को हमने बार बार यूज कर लिया, तो इस तरीके का जो चेंजेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। आज मैंने आपको किसके बारे में, क्लास 10th के सिलेबस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपके चैप्टर के बारे में बताया था कि आपके जो चैप्टर होते हैं, आपके 4 चैप्टर हैं, आपका 5 जो चैप्टर है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, पर NCERT में वो है, इसलिए हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका मतलब रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं और समीकरण क्या होता है, इसके बारे में बताया था। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था कि रासायनिक अभिक्रियाएँ किस तरीके से होती है,
आपका पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया और ये इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उसमें मैंने बताया कि इसमें दो प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं, फिजिकल परिवर्तन पाया जाता है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल को भौतिक और केमिकल को रासायनिक, दो प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स दे दी। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। थैंक यू।